नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे मानव भूगोल का अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंध के बारे में। पिछला जो लेक्चर थे उसमें हमने देखा मानव भूगोल किसे कहते हैं, इसका विभाजन किस प्रकार से भूगोल का विभाजन हुआ, दो प्रमुख शाखाओं के रूप में ये आया, भौतिक भूगोल, मानव भूगोल, और रेडजेल महोदय द्वारा इसका प्रतिपादन किया गया, इसको व्यवस्थित तरीके से जिसका विकास किया गया, जिसके कारण फ्रेडरिक रेडजेल महोदय को मानव भूगोल का पिता भी कहा जाता है। हमने मानव भूगोल प्रकृति, परिभाषा, मानव भूगोल के जो विषय क्षेत्र के बारे में हमने बात की, जब विषय क्षेत्र के बारे में हमने बात की डिटेल से, तो उसमें हमने विभिन्न तथ्यों का अध्ययन किया, जैसे कि सांस्कृतिक तथ्य है, प्राकृतिक तथ्य है, और ये जो सभी तथ्य होते हैं वो वास्तव में विशेषीकृत जब किया जाता है तो वो अलग अलग शाखाओं के अलग अलग विषयों के रूप में विकसित होते हैं। जैसे हमने प्राकृतिक तथ्यों की हम बात करें तो जलवायु जो है हम बात करते हैं प्राकृतिक तथ्यों की, लेकिन उसका भी एक अलग विषय के स्वतंत्र जो विषय है जलवायु विज्ञान। यदि हम बात करें मृदा की, तो मृदा जो है उसके बारे में एक स्वतंत्र विषय के रूप में पढ़ा जाता है, मृदा शास्त्र के रूप में, और हम उसे एक प्राकृतिक तथ्य के रूप में भूगोल में भी अध्ययन किया जाता है। तो इस प्रकार बात करें हम सामाजिक जो विज्ञान है, जैसे समाजशास्त्र है, अर्थशास्त्र है, तो अर्थशास्त्र में उत्पादन है, जो विनिमय है, ये प्रक्रिया जो है अर्थशास्त्र के अध्ययन की प्रमुख केंद्र बिंदु है, वितरण है। और यही जो क्रियाएं हैं हम जो मानव भूगोल में जो आर्थिक क्रियाएं जो अध्ययन करते हैं, मनुष्य की जो सांस्कृतिक क्रियाकलापों का जो अध्ययन करते हैं, जिनमें आर्थिक क्रियाकलाप भी जो है वो मुख्य हैं, तो इन क्रियाओं का अध्ययन भी हम करते हैं। तो मानव भूगोल हम कह सकते हैं कि एक ऐसा विषय है जो अपनी विषय सामग्री जो है वो काफ़ी डिटेल्ड है, वो कई जो विज्ञानों से प्राप्त करता है, इसीलिए इसे अंतर अनुशासनात्मक जो विषय भी कहा जाता है। तो आज हम ये देखेंगे कि मानव भूगोल का अन्य सामाजिक विज्ञानों से किस प्रकार संबंध है, किस प्रकार हम मानव भूगोल और अन्य सामाजिक विज्ञानों को जोड़ सकते हैं। मानव भूगोल का अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंध, मानव भूगोल का अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंध की बात करें तो मानव भूगोल में मानव का अध्ययन मुख्य रूप से एक सामाजिक प्राणी के रूप में किया जाता है। अतः मानव भूगोल उन सभी सामाजिक विषयों से संबंधित है जिसमें मानव एवं उसकी विभिन्न समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। तो मानव भूगोल में हम मानव का जो अध्ययन करते हैं वो एक एकाकी मनुष्य के रूप में नहीं करके, वरन एक समाज में वो किस प्रकार रह रहा है, किस प्रकार वो सामाजिक प्राणी के रूप में, समूह के रूप में रहता है, गतिविधियाँ करता है, उस रूप में हम उसका अध्ययन करते हैं। तो क्योंकि हम उसका जो अध्ययन है वो सामाजिक प्राणी के रूप में कर रहे हैं, तो मानव है या उसकी विभिन्न समस्याएं हैं, उनका अध्ययन भी जो है वो इन्हीं समाज जिसमें वो रह रहा है, जिससे वो प्रभावित हो रहा है, उनके संदर्भ में करते हैं। तो विभिन्न सामाजिक विषय जो है वो मानव भूगोल से उसी प्रकार संबंधित है जैसे एक धागे के विभिन्न तार आपस में जुड़े होते हैं। जिस प्रकार जो धागा है उसके जो विभिन्न तार हैं वो आपस में जुड़े हुए अलग होते हुए भी वे जुड़े हुए होते हैं, उसी प्रकार मानव भूगोल एक स्वतंत्र विषय के रूप में स्थापित होने के बावजूद जो अन्य जो सामाजिक विज्ञानों से जुड़ा हुआ है उसमें जो है वो संबंध पाए जाते हैं। इनका जो अध्ययन है वो एकाकी करना संभव नहीं है। यदि अध्ययन किया जाएगा तो इनका जो है अंतर अनुशासनात्मक अध्ययन किया जाता है, आपस में संबंधित करके अध्ययन किया जाता है। तो आज हम देखते हैं मानव भूगोल जो है वो विभिन्न विषयों से, सामाजिक विज्ञानों से किस प्रकार संबंधित है। सबसे पहले हम बात करते हैं मानव भूगोल अर्थशास्त्र के बारे में। मानव को अपने जीवन निर्वाह हेतु भौतिक एवं सांस्कृतिक तत्वों पर निर्भर रहना पड़ता है। भौतिक एवं सांस्कृतिक तत्वों की प्राप्ति उस वातावरण विशेष से प्रभावित होती है जिसमें मनुष्य रहता है। मनुष्य अपनी आवश्यकताओं के अनुसार वातावरण को अपने अनुकूल बनाने का प्रयास करता है। तो मनुष्य को जीवन निर्वाह करने के लिए उसे विभिन्न भौतिक एवं सांस्कृतिक जो तत्व हैं उन पे वो निर्भर होता है। और ये सभी जो भौतिक तत्व हैं, चाहे वो सांस्कृतिक तत्व हैं, वो किसी न किसी प्रकार से वातावरण विशेष, प्राकृतिक वातावरण से प्रभावित होते हैं जिसमें मनुष्य रह रहा है। मनुष्य उस वातावरण से अपना अनुकूलन करता है
और प्रकृति से प्राप्त विभिन्न मानवीय संसाधनों से संबंधित समस्याओं जैसे उत्पादन, वितरण, विनिमय, उसका उपयोग आदि का ज्ञान हमें केवल अर्थशास्त्र के अध्ययन से ही प्राप्त होता है। आर्थिक भूगोल हमें जनसंख्या के वितरण, कृषि, व्यापारिक दशाओं, उद्योगों का स्थानीयकरण, विकास, यातायात के विभिन्न मार्ग, श्रम विभाजन आदि के सुनियोजित ढंग से संचालन एवं विकास के बारे में अध्ययन करता है, मार्गदर्शन कराता है। तो जो आर्थिक भूगोल है, जो मानव भूगोल की एक उपशाखा है, वो वास्तव में अर्थशास्त्र से ही संबंधित है। आर्थिक भूगोल में हम क्या देखते हैं कि कृषि है या व्यापारिक दशाएं हैं या उद्योगों का स्थानीयकरण किस प्रकार से हुआ है, यातायात के विभिन्न मार्ग किस प्रकार से है, किस प्रकार श्रम विभाजन हो रहा है, विशेषीकरण हो रहा है, उनका विकास किस प्रकार किया जाता है, इनका अध्ययन आर्थिक भूगोल करता है। लेकिन विभिन्न आर्थिक क्रियाओं को सुनियोजित रूप से संचालित करने के लिए मानव को उस क्षेत्र विशेष की भौतिक विशेषताएं जैसे जलवायु है, वनस्पति है या विभिन्न मानवीय संसाधनों आदि की संपूर्ण जानकारी होना अति आवश्यक है। तो मनुष्य जो भी आर्थिक क्रिया कर रहा है उसके लिए जरूरी है कि वह उन प्राकृतिक तथ्यों का या उन प्राकृतिक वातावरण के तत्वों को भी ध्यान दे जिसमें वो रह रहा है या जहाँ वो अपनी वो आर्थिक क्रिया संपादित कर रहा है। उसे वहाँ की जलवायु, यदि वो कृषि कर रहा है तो वो भी एक आर्थिक क्रिया है। तो कृषि के लिए उसे वहाँ मृदा किस प्रकार की है, जलवायु किस प्रकार की है, वर्षा की क्या दशाएं हैं, ये सभी जो तत्व हैं वो उसे ध्यान में रखने होंगे। अतः विभिन्न आर्थिक क्रियाओं का सही संचालन भौगोलिक तत्वों की जानकारी के आधार पर ही लाभदायक हो सकता है। तो जो भी आर्थिक क्रियाएं हैं, यदि हम उन्हें चाहते हैं कि वो अच्छी तरह संपादित हो तो वो निश्चित रूप से भौगोलिक तत्वों की जानकारी के आधार पर ही संपादित की जा सकती है। अर्थशास्त्र के अध्ययन के आधार पर ही मनुष्य विभिन्न भौगोलिक संसाधनों के समय अनुसार उचित उपयोग कर सकता है तो अपने मानवीय सामाजिक जीवन की भौतिक एवं सांस्कृतिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है। अर्थशास्त्र में किस लिए आवश्यक है? अर्थशास्त्र है उसमें आर्थिक क्रियाएं हैं वो किस प्रकार सुनियोजित ढंग से संचालित कर सकती है, या जो भौगोलिक संसाधन हमें प्राप्त हो रहे हैं उनका हम बहुत अच्छी तरीके से या अपने आर्थिक क्रिया में किस प्रकार हम प्रयोग में ले सकते हैं। जैसे खनिज हमें प्राप्त हो रहा है तो उस खनिज को हमें किस प्रकार उद्योगों के विकास में काम लाना है, किस प्रकार आर्थिक क्रिया का विकास करना है, तो उसके लिए हमें अर्थशास्त्र के ज्ञान की आवश्यकता होगी। अतः मनुष्य के सामाजिक जीवन के सुनियोजित ढंग से संचालन के लिए मानव भूगोल एवं अर्थशास्त्र दोनों का सम्मिलित ज्ञान आवश्यक है और इस आधार पर दोनों विषय एक दूसरे के पूरक कहे जा सकते हैं, परस्पर संबंधित कहे जा सकते हैं, क्योंकि मानव भूगोल का विषय क्षेत्र जो है वो बहुत विस्तृत है जिसमें मानव की गतिविधियां शामिल है और मानव की आर्थिक गतिविधियां प्रमुख गतिविधियां होती है उसकी और उसके जीवन के हर पहलू को प्रभावित करती है, तो जो कि अर्थशास्त्र से संबंधित होती है। अगला हम देखते हैं सामाजिक विज्ञान का जो विषय है वह है इतिहास, कि किस प्रकार मानव भूगोल और इतिहास परस्पर पूरक हैं या इन दोनों का अध्ययन एक दूसरे के संदर्भ में किया जाना आवश्यक है। इतिहास की विभिन्न घटनाओं के अध्ययन से ये तथ्य विदित होता है कि इतिहास की विभिन्न क्रियाओं के विकास की पृष्ठभूमि उस प्रदेश विशेष का वातावरण होता है। इसी कारण कई विद्वानों का तर्क है कि इतिहास भूगोल के ज्ञान पर आधारित होता है। जब हम बात करते हैं इतिहास वह है जो कि हमें भूतकाल के बारे में बताता है कि भूतकाल में क्या क्या घटनाएं हुई है उनके बारे में हम इसमें अध्ययन करते हैं। अब जब हम इतिहास की घटनाएं देखते हैं तो हम ये पाते हैं कि जो भी घटनाएं होती है उनमें कहीं ना कहीं भौगोलिक कारण जो है वो परिप्रेक्ष्य में रहते हैं, उनकी वजह से ये घटनाएं संपादित होती है। जैसे मुख्य रूप से जो युद्ध की हम बात करें तो वो क्षेत्र के लिए, प्रदेश के लिए या संसाधनों के लिए किए जाते थे। अब क्योंकि संसाधन है वो एक प्राकृतिक वातावरण का ही प्रमुख घटक है, तो हम जो भी घटनाएं हुई ऐतिहासिक घटनाओं की उनकी जो व्याख्या है हम भौगोलिक परिघटनाओं के संदर्भ में कर सकते हैं। इसीलिए विद्वान कहते हैं कि जो इतिहास है उसको आपको भूगोल से संबंधित करना आवश्यक है, क्योंकि भूगोल के ज्ञान पर ही इतिहास बनता है। वातावरण की अनुकूलता पर प्रदेश विशेष का इतिहास बनता है। हम बात करें यूनान की, यूनान में सबसे पहले जैसे
सभ्यता का भी विकास हुआ है। और जो ज्ञान की जो है विद्वान है यूनान से ही जो भूगोल का विकास जो है व्यवस्थित माना जाता है। तो उसकी वजह उसकी क्या थी, स्थिति थी कि उसका जो है वो समुद्र तट पे होना, इस प्रकार मध्य सागर में जो उसकी स्थिति थी उसके कारण हुआ है। या अरब देश है, अरब देशों में खगोलीय ज्ञान जो है वो हम देखते हैं ऐतिहासिक जब अध्ययन करते हैं कि अरब देशों में खगोल का जो ज्ञान है उसका विकास अधिक हुआ। तो उसके पीछे एक वजह ये थी कि वहाँ पे डेजर्ट का एरिया है, बादल इतने अधिक नहीं होते, तो मौसम साफ रहता है। तो ऐसी स्थिति में जो खगोलीय जो ज्ञान था वो अरब जो वासियों को अधिक हुआ। कार्ल मोदे ने कहा है कि इतिहास और भूगोल दोनों वर्णनात्मक होते हैं, परंतु ऐतिहासिक घटनाओं का मुख्य आधार भूगोल ही होता है। कार्ल मोदे उन्होंने ये बताया है कि इतिहास भी वर्णनात्मक है निश्चित रूप से, और भूगोल भी वर्णनात्मक है, जो ये बताता है कि कहाँ क्या घटना हुई है। लेकिन ऐतिहासिक घटनाओं का जब हम आधार की बात करते हैं तो वो आधार उसका भूगोल ही है। वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं, प्राकृतिक परिस्थितियाँ हैं जो कि किसी घटना को जन्म देती हैं। इतिहास एवं मानव भूगोल के पारस्परिक संबंधों के बारे में कुमारी सैंपल ने बताया है कि इतिहास अपने अध्ययन के लिए विभिन्न समयों पर घटित होने वाली मानवीय घटनाओं पर विचार करता है, जबकि मानव भूगोल धरातल के विभिन्न क्षेत्रों में होने वाली घटनाओं का अध्ययन करता है। किंतु प्रत्येक ऐतिहासिक विकास पृथ्वी के धरातल पे ही होता है, अतः ये कम या अधिक रूप से परिवर्तनशील भूगोल ही है। आज जो तथ्य भूगोल है वही तथ्य समय या काल के अंतर से इतिहास बन जाता है, अतः इन दोनों को अलग नहीं किया जा सकता। तो कुमार सैंपल जो है उन्होंने इसकी अच्छी व्याख्या करते हुए बताया कि इतिहास क्या है, कि विभिन्न समय पे जो मानवीय घटनाएं हुई हैं उनके बारे में ही बताता है हमें किस प्रकार सभ्यता का विकास हुआ है, राज्य थे किस प्रकार थे, या वहाँ पे जो जीवन था वो किस प्रकार था, मनुष्य का विकास किस प्रकार से हुआ है। और मानव भूगोल क्या बताता है कि धरातल के विभिन्न क्षेत्रों में जो घटनाएं हो रही है, निश्चित रूप से वही बात है जो कि हमने पहले कही है, उनके बारे में बात करता है। किंतु प्रत्येक जो ऐतिहासिक विकास, जो भी इतिहास में जो घटनाएं जो हुई है भूतकाल में, हुई कहाँ है, निश्चित रूप से धरातल पे हुई है। धरातल पे ही सारी घटनाएं घटित होती है। तो धरातल पे क्योंकि वो घटना घटित हुई है तो हम ये कह सकते हैं कि चाहे थोड़ा मान लो चाहे अधिक रूप से जो इतिहास जो है वो परिवर्तनशील भूगोल। आज जो तथ्य हम कहें भूगोल है वो जैसे जैसे समय बीतेगा वो वैसे वैसे इतिहास बन जाता है। आज का वो भूगोल है और कुछ समय के बाद का वो इतिहास है। तो इतिहास की विभिन्न घटनाओं के अध्ययन के आधार पर मनुष्य की वर्तमान समस्याओं का निवारण किया जा सकता है। इतिहास की विभिन्न घटनाएं हैं हो रही है तो उनका जब हम व्याख्या करते हैं तो उनके कारण देखते हैं कि ये भौगोलिक कारण रहे हैं जिसकी वजह से इस प्रकार की घटनाएं हुई या कोई क्रांति हुई है, तो हम देखते हैं कि उन कारणों की जब हम व्याख्या कर लेते हैं तो हम ये आगे इस प्रकार की घटनाएं नहीं हो, तो इसके लिए हम प्रयास कर सकते हैं, योजना बना सकते हैं। मानव भूगोल इतिहास के अध्ययन के द्वारा भूतकालिक मानवीय झांकियों के आधार पर ही मनुष्य की विभिन्न समस्याओं का अध्ययन करके समाधान कर सकता है। तो मानव भूगोल मनुष्य है, उसकी गतिविधियां हैं, उसकी समस्याएं हैं, क्योंकि ये मानव केंद्रित है, तो उसके लिए वो यदि इतिहास का अध्ययन करे, ऐतिहासिक घटनाओं का अध्ययन करे तो निश्चित रूप से मानवीय समस्याओं का जो है समाधान किया जा सकता है। तो ये दोनों विषय भी आपस में क्या है, पूरक है, परस्पर संबंधित है। आगे हम बात करते हैं मानव भूगोल राजनीति विज्ञान के बारे में। राजनीति विज्ञान मुख्य रूप से राज्य की प्रशासनिक कार्यों के अध्ययन से संबंधित विषय है। इसके अंतर्गत राज्य, प्रमुख राजनीतिक संगठनों, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सरकारी नीतियों आदि का अध्ययन किया जाता है। राजनीति विज्ञान के बारे में आप सभी जानते हो, एक स्वतंत्र विषय है, सामाजिक विज्ञान का प्रमुख विषय है कि राज्य हैं, राज्य समूह है, राष्ट्र समूह हैं, या अन्य जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं, राज्यों के मध्य किस प्रकार से संबंध स्थापित होते हैं, राज्यों की सीमाएं किस प्रकार की हैं, राज्यों के मध्य युद्ध है या अन्य कोई नीतियां हैं राज्यों की, या राज्य के जो राजनीतिक संगठन है कौन कौन से वहाँ पे कार्य करते हैं, इन सभी का अध्ययन जो है वो किस में किया जाता है, राजनीति विज्ञान में किया जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि जो भी राजनीतिक क्रियाएं हैं उस क्षेत्र विशेष के भौगोलिक वातावरण से सर्वाधिक प्रभावित होती है।
उस क्षेत्र विशेष की प्राकृतिक स्थिति, विस्तार, जलवायु, जनसंख्या, समुद्री एवं स्थलीय सीमा आदि कारक किसी देश के राजनीतिक विचारों को प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। तो जो भी राजनीतिक क्रियाएं हो रही है वो उस क्षेत्र विशेष के भौगोलिक वातावरण से प्रभावित होती है। वर्तमान हम देखते हैं कोई क्षेत्र है, उसका धरातल किस प्रकार का है, या वहाँ पे संसाधन किस प्रकार के पाए जा रहे हैं, उसकी जलवायु कैसी है, ये सभी उस देश की राजनीतिक जो गतिविधियों को प्रभावित करते हैं। किसी देश की राजनीतिक नीतियाँ उस देश में उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों के आधार पर निर्धारित की जाती है। उपनिवेशवाद का उदय अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियों के कारण ही हुआ था। हम बात करते हैं उपनिवेशवाद की, तो उपनिवेशवाद की जो घटना है वो एक महत्वपूर्ण घटना रही है राजनीतिक इतिहास की। उपनिवेशवाद क्या था कि वे देश जो कि तकनीकी दृष्टि से सक्षम थे लेकिन धीरे धीरे उनके संसाधन समाप्त हो रहे थे, तो उन्होंने अन्य देशों पर जो रूल करके और उन संसाधनों को हड़पना था, मुख्य नीति उनकी यही थी। इसीलिए वो आए थे और उन्होंने उन देशों को जो कि उनका सामना नहीं कर पाया तकनीकी दृष्टि से, अन्य सक्षम नहीं थे, तो उनको अपना उपनिवेश बना लिया और वहाँ के जो संसाधन हैं उनका प्रयोग करना चाहते थे। तो मुख्य रूप से हम देखते हैं तो उनकी इस जो उपनिवेशवाद का उदय जो हुआ है वो कौन सी भौगोलिक परिस्थितियों के कारण हुआ है। एक तो प्राकृतिक संसाधन, और दूसरा ये कि जिस क्षेत्र में जहाँ जैसे यूरोप की हम बात करें तो यूरोपियंस जो है उन्होंने सबसे ज़्यादा उपनिवेश बनाए थे। तो यूरोपियंस की जैसे जनसंख्या बढ़ी, संसाधन उनके कम बढ़ने लग गए, उनका जो क्षेत्रफल था वो भी ज़्यादा बड़ा नहीं था। तो ऐसी स्थिति में वहाँ की जो भौगोलिक परिस्थितियाँ थी उन्होंने उन्हें दूसरे देशों में जाकर संसाधन खोजने के लिए, रहने के लिए या उपनिवेश बनाने के लिए मजबूर किया। तो इस घटना के पीछे कहीं ना कहीं हम उसकी भौगोलिक व्याख्या कर सकते हैं। यूरोपीय देशों में बढ़ती जनसंख्या, संसाधनों की कमी, सामुद्रिक यातायात मार्ग की सुविधा एवं दूसरे देशों में संसाधनों की प्रचुरता आदि कारण उपनिवेशवाद का उदय हुआ। तो हमने उपनिवेशवाद की हम बात कर रहे थे कि जनसंख्या बढ़ रही थी यूरोपीय देशों में, संसाधन की कमी थी, क्षेत्रफल उनका जो है वो सीमित था, लेकिन उनको सामुद्रिक यातायात मार्ग की सुविधा थी जिसकी वजह से वो एक देश से दूसरे देश में आसानी से जा सकते थे, और दूसरे देशों में संसाधन जो है वो प्रचुर मात्रा में थे, उनका उपयोग नहीं हो पा रहा था। तो उस वजह से उपनिवेशवाद का उदय हुआ। राजनीतिक समस्याओं जैसे साम्राज्यवाद आदि का हल उस क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थितियों के आधार पर संभव हो सकता है। तो राजनीतिक समस्याओं के हल में भूगोल विषय का एक महत्वपूर्ण योगदान है। राजनीतिक भूगोल का उदय इन्हीं देशों के हल के रूप में हुआ है। तो राजनीतिक समस्याओं के जब हल की बात करते हैं तो यदि हम भौगोलिक पक्ष को छोड़ दें तो उसका हल नहीं कर सकते, भौगोलिक पक्ष के संदर्भ में ही उसका समाधान खोजा जा सकता है। विशेषकर जब हम बात करते हैं सीमाओं की विवाद की, तो सीमाएं धरातल पे होती हैं और उनको यदि हम भौगोलिक तथ्यों के संदर्भ में यदि उसकी व्याख्या नहीं करेंगे तो वो सीमा विवाद हल नहीं होते। और यही वजह है कि इन सीमाओं की जो व्याख्या जो की गई है वो राजनीतिक आधार पर की गई है या न कि भौगोलिक आधार पर, जिस वजह से आज भी जो सीमाएं हैं वो निश्चित नहीं हो पाई हैं। राजनीति का प्रमुख उद्देश्य मानव का सर्वांगीण विकास करना, विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियां उपलब्ध कराना है। तब मानव भूगोल का राजनीतिक शास्त्र दोनों विषय जो है वो मानव के अध्ययन पे ही आधारित है। तो राजनीति जो भूगोल जो विज्ञान है उसका जो अध्ययन का मुख्य बिंदु मनुष्य, उसकी राजनीतिक गतिविधियां हैं। मानव भूगोल के अध्ययन करता है मनुष्य है वो किस प्रकार समायोजित है, किस प्रकार वो अपनी गतिविधियां या क्रियाकलाप संचालित कर रहा है। तो दोनों कहीं ना कहीं जो है मानव के अध्ययन पर आधारित होते हैं। अतः राजनीति विज्ञान और मानव भूगोल दोनों एक दूसरे से संबंधित विषय हैं, एक दूसरे से पूरक विषय हैं। तो आज हमने मानव भूगोल का सामाजिक विज्ञानों के साथ संबंध का पार्ट फर्स्ट पढ़ा, जिसमें हमने इतिहास, राजनीतिक विज्ञान जो विषय है, अर्थशास्त्र है, उसके साथ मानव भूगोल किस प्रकार संबंधित है इनका अध्ययन किया। नेक्स्ट पार्ट में हम अन्य जो सामाजिक विज्ञान जो बच गए हैं उनका मानव भूगोल के साथ किस प्रकार संबंध है का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।